नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम भारतीय कृषि पर एमसीक्यूज कर रहे हैं जो मंडी बोर्ड वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, विश्व में दालों के उत्पादन के क्रम में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान पहला है, ठीक है। उत्पादन में भी पहला है, और भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता देश भी सबसे बड़ा है भारत, ठीक है। दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा अगर भारत में प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रमुख दाल उत्पादक राज्य हैं। साथ ही कर्नाटक भी, ठीक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रमुख मसाले और उत्पादक राज्यों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले देख लेते हैं कौन कौन सा सुमेलित है। तो काली मिर्च और केरल सही है, ठीक है। केरल में जायफल भी है, ये भी सही है, और केरल में लौंग भी है, ये भी सही है, ठीक है। तो दालचीनी जो है तमिलनाडु नहीं, बल्कि दालचीनी किस में कहाँ प्रसिद्ध है, तो केरल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। केरल में दालचीनी। और तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा आपका, तो तमिलनाडु में इलायची हो जाएगा और आर्किड, इलायची और आर्किड, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे के तमिलनाडु के लिए हो जाएंगे, ठीक है। केरल में इन काली मिर्च, जायफल और लौंग के अलावा अदरक के लिए भी प्रसिद्ध है केरल, ठीक है। अदरक और इलायची के लिए भी। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। तो याद रखेंगे देश में जो है, देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% जो है, 12% क्षेत्र पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। तिलहन मतलब जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं, ठीक है, खाद्य तेल। तो मुख्य रूप से अगर देखें तिल, तो तिल को अगर देखा जाए तो उत्तरी भारत में इसे खरीफ में बोया जाता है, ठीक है। उत्तरी भारत में ये खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिणी भारत में जो है रबी फसल है, याद रखेंगे। इसके अलावा अलसी, तो अलसी के बारे में याद रखिए, ये एक रबी फसल है। मूंगफली क्या है, मूंगफली खरीफ है, ठीक है, खरीफ फसल है। और मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात है, याद रखेंगे। इसके अलावा नारियल, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सभी क्या है, तिलहन कहलाते हैं। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, ये क्या है कि कार्य एवं कर्तव्य में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादों के संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना का निर्धारण करना या तैयार करना। मूल्य संरचना का निर्धारण या तैयार करना होता है इसका कार्य, ठीक है। 1965 में इसे कृषि बीमा आयोग के नाम से स्थापित किया गया था। फिर 1985 से जो है इसे CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का नाम दिया गया, और 1985 में ये स्थापित हुआ, ठीक है। वैसे तो जनवरी 1965 में स्थापित हो गया था दिल्ली में, ठीक है, लेकिन CACP के रूप में 1985 में स्थापित हुआ। और इसके कार्य एवं कर्तव्य में कौन सा शामिल नहीं है पूछा गया है। तो इसका कार्य होता है मूल्य नीति निर्माण करना, ठीक है, मूल्य की नीति निर्माण करना होता है। किसानों के लिए नीति बनाना भी इसका कार्य है। खेती विश्लेषण की लागत निर्धारण करना भी इसका कार्य है। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्तमान में कितने फसलों के लिए MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसकी सिफारिश करता है। तो कितने फसलों के लिए करेगा, 23 फसलों के लिए करता है, ठीक है, 23 फसलों के लिए करता है। इस 23 में 7 अनाज हैं, ठीक है, 5 दालें हैं, 7 तिलहन फसलें हैं, और याद रखिए 4 वाणिज्यिक फसलों का भी जो है MSP ये सिफारिश करती है, ठीक है, CACP। तो याद रखेंगे। और 7 अनाज में कौन कौन से फसलें हैं, तो धान, गेहूँ, मक्का तो याद रहेंगे आपको, ठीक है, धान, गेहूँ, मक्का याद रहेंगे। जो याद नहीं रहेंगे वो है जौ, ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है। प्रमुख रूप से धान, गेहूँ, मक्का को याद रखेंगे, फिर जौ, ज्वार, बाजरा और रागी। इसके बाद 5 दालें, तो अरहर, चना, उड़द
और मूंग मसूर, ठीक है। अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर याद रखेंगे। इन दालों के लिए जो है एमएसपी की सिफारिश करता है कौन? सीएफसीपी। इसके बाद 7 तिलहन फसलों में आपका आ जाएगा तिल, मूंगफली, सोयाबीन, फिर सूरजमुखी, कुसुम और रेपसीड और नाइजर, ठीक है। ये सभी आ जाएंगे तिलहन फसलों में। जबकि 4 वाणिज्यिक फसलों में जिनका एमएसपी सिफारिश करता है वह का कौन कौन से हैं? तो कपास, गन्ना, जूट और खोपरा, इन फसलों की जो है एमएसपी सिफारिश करता है सीएसीपी। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल कितने कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु चयन किया गया है? तो ऑप्शन है 525, 545, 565, 585। करेक्ट हो जाएगा 585, ठीक है। जो ये राष्ट्रीय कृषि बाजार है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार है, इसमें ई नेम लिखाता है, ठीक है। ई नेम मतलब यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये क्या है? एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, ठीक है। क्या है? अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य के 14 मंडियों को जोड़ा गया है। देश भर के कुल 585 और जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के 14 मंडियों को जोड़ा गया है, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा की स्थापना कब की गई? ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है, ठीक है। अपेडा का फुल फॉर्म है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना 13 फरवरी 1986 को किया गया था, ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और याद रखेंगे इसे 1985 में जो है संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य अधिनियम जो है, ठीक है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण अधिनियम, निर्यात विकास प्राधिकरण है, ठीक है, निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था, अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए मार्कफेड की स्थापना कब की गई? तो मार्कफेड की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी, ठीक है। मार्कफेड मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, MARKFED, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है? छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी। और ये क्या है? तो एक संस्था है जो कि छत्तीसगढ़ में विपणन समितियों की शीर्ष संस्था है, विपणन समितियों की शीर्ष संस्था है, याद रखेंगे। धान उपार्जन और रासायनिक खाद प्रदाय का कार्य करता है। कार्य क्या है इसका? धान का उपार्जन करना और रासायनिक जो खाद है, ठीक है, रासायनिक खाद का प्रदान करता है, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास 3 होती है, ठीक है। जो सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, याद रखेंगे। इसमें याद रखेंगे एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इसका गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विकास निगम, इसका गठन हुआ 7 जुलाई 2004 को इसका गठन हुआ। लेकिन याद रखेंगे विधिवत इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ? तो 1 अगस्त 2005 को इसका विधिवत कार्य प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य याद रखेंगे कि राज्य में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्देश्य से क्या करेगा? कृषकों को समय पर उचित मूल्य पर
क्या करेगा, समय पर और उचित मूल्य पर क्या प्रदान करेगा, उपलब्ध कराएगा, क्या चीज़, प्रमाणित बीज की उपलब्धता प्रदान करेगा, याद रखेंगे, ठीक है, उचित मूल्य पर और समय पर, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई, ये सही है, ठीक है, और ये एक सांविधिक निकाय है, ये भी सही है। वर्तमान में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के 50:50 के स्वामित्व में है, ये गलत है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब इसका प्रारंभ किया गया था तब ये भारत सरकार और आरबीआई के 50-50 के रेशियो में जो है स्वामित्व था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है, पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है, याद रखेंगे, भारत सरकार के पास है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद है, स्थापना के समय इसकी आरंभिक पूंजी 100 करोड़ थी, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार केंद्र सरकार नाबार्ड की अधिकतम पूंजी कितनी राशि तक बढ़ा सकती है। तो याद रखेंगे, वर्तमान में जो है 30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकती है, जबकि शुरुआती पूंजी कितनी थी, 100 करोड़ रुपए तक निर्धारित थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसे भारत सरकार 30,000 करोड़ तक बढ़ा सकती है। उस समय इसे 5,000 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता था। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के निदेशक बोर्ड के संबंध में सत्य है। कौन सा कथन सत्य है यहाँ पास, कि एक अध्यक्ष 2 निदेशक, एक अध्यक्ष 3 निदेशक, एक अध्यक्ष 4 या फिर 5 निदेशक। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, तो एक अध्यक्ष और 3 निदेशक होते हैं, ठीक है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, इन सभी विषयों में क्या हो, विशेषज्ञता रखते होंगे, उन्हें जो है यह पद दिए जाते हैं, और भारत सरकार इनकी नियुक्ति आरबीआई के परामर्श से करती है, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, भारत सरकार, लेकिन आरबीआई के परामर्श से इनकी नियुक्ति होती है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नाफेड की स्थापना कब की गई। तो नाफेड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ, ठीक है, कृषि सहकारी विपणन संघ, कृषि सहकारी विपणन संघ, ये क्या है, नाफेड है, और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। इसका कार्य क्या है, कृषि उपज की बीमा के एजेंट के रूप में कार्य करना, कृषि उपज के बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना, और खरीद के समय जो है सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना, और कृषि जिन्सों के व्यापार और विपणन को सुगम बनाना, क्या करना, व्यापार और विपणन को सुगम बनाना, ठीक है, और उत्पादित कृषि उपज के लिए भंडारण की सुविधा भी प्रदान करना इसका कार्य है, भंडारण की सुविधा प्रदान करना भी इसी का कार्य है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि मुहैया कराई जाती है। तो यहाँ पास याद रखेंगे, किसानों को कितनी राशि मुहैया कराई जाती है, 6,000, ठीक है, 4-4 महीनों के अंतराल में, 4-4 महीनों के अंतराल में क्या कराया जाता है, 2-2 हज़ार 3 किस्तों में दिया जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखेंगे 24 फरवरी 2019 को इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उद्देश्य क्या था, देश के लघु एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष जो है आय संबंधी सहायता प्रदान करना, और ये जो है 100% भारत सरकार द्वारा वित्तपोषी संस्था है, मतलब वित्तपोषी जो है योजना है, ठीक है, मतलब पूरा योजना का खर्च कौन वहन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत
किसानों को फसल बुआई के कितने दिन के भीतर फसलों का बीमा कराना होता है। तो याद रखेंगे, जब भी फसल की बुआई होती है उसके 15 दिन के अंदर ही उन्हें बीमा कराना होता है, ठीक है। और अगर फसल नुकसान हो गया, फसल अगर नुकसान हो गया तो नुकसान के 72 घंटे के अंदर ही क्या होगा, 72 घंटे के भीतर ही उन्हें जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी या फिर कृषि अधिकारी को सूचित करना होगा, कृषि अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी, ठीक है। और इस योजना की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 18 फरवरी 2016 में प्रारंभ हुआ इसका, ठीक है। 2016 में इसका प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक कारणों से हुए फसलों के नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। प्राकृतिक कारणों से फसलों का नुकसान मतलब बाढ़, सूखा, ये सभी क्या है, प्राकृतिक कारण हो जाएंगे, ठीक है। और जो कीट आ जाते हैं, ठीक है, फसलों पर कीट लग जाना या फिर बीमारी हो जाना या टिड्डे आ जाना, ये सभी क्या है, प्राकृतिक कारण होंगे। तो इन कारणों से जो है फसलों को अगर नुकसान होता है तो उसके संबंध में आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके बाद देखिए अगला आगे क्या है क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र की हिस्सेदारी कितनी होती है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, सबसे पहले तो शुरुआत कब हुआ था इसका, तो 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें जो है 75% योगदान केंद्र सरकार का, जबकि राज्य सरकार का योगदान कितना होता है, 25% होता है। लेकिन अगर उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में बात करें तो 90% उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य, ठीक है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में 90% योगदान किसका होगा, केंद्र सरकार का, और 10% योगदान होगा इस योजना में राज्य सरकारों का, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखिए कि स्प्रिंकलर या ड्रिप स्थापना पर क्या होगा, लघु और सीमांत कृषकों को 55% अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, उसकी स्थापना पर, व्यय पर, और 45% बाकी कृषकों को दिया जाएगा अनुदान। और इस 55% में क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्यों का जो अनुपात हमने देखा उसे याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना, इसका उद्देश्य क्या है, ऑप्शन है प्राचीन फसलों की किस्मों को पुनर्विकास करना, नहीं, ठीक है। कृषि उपकरणों के लिए किसानों की सहायता करना, ये भी नहीं है। सिंचाई की नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करना, ये भी गलत है। यहाँ पास परंपरागत कृषि बोला गया है, ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा देना, ये है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है। और इसके लिए क्या करेगा, आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पर कितनी जनसंख्या निर्भर है। तो याद रखेंगे 80% जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ में कृषि पर निर्भर है, ठीक है। लगभग 40.10 लाख परिवार कृषि पर निर्भर जीवन यापन करते हैं, ठीक है, कृषि पर निर्भर हैं। और इस 40.10 लाख यानी 40,10,000 परिवारों में से जो 82% हैं, ठीक है, इन कृषकों में से 82% कृषक क्या हैं, लघु एवं सीमांत कृषक हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पास हो जाएगा 5, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या कितनी है, 5 है। और कौन कौन से हैं, तो गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। तो ये सभी यहाँ पास क्या है, पूर्ण जैविक जिला घोषित किए गए हैं। फिर आगे देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य में कृषक जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई। तो याद रखेंगे केंद्र के योजनाएं भी जो कृषि से संबंधित हैं और राज्य की योजनाएं भी जो कृषि से संबंधित है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेंगे जो छूटे होंगे उन योजनाओं को। यहाँ पास देखिए ऑप्शन है जुलाई 2018, अगस्त 2018, जुलाई 2019 या फिर अगस्त 2019। तो इसकी शुरुआत की गई जुलाई 2018 में, ठीक है, कृषक जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत
जुलाई 2018 में की गई। इसमें क्या किया जाता है, विद्युत पंपों पर जो है बिजली बिल जो है फ्लैट रेट की सुविधा दी गई है, फ्लैट रेट की सुविधा दी गई है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। भारतीय कृषि पर ये लास्ट वीडियो था, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोशिश करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वीडियो लाया जाए, तो उसके लिए बने रहिए चैनल पर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।